बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वही हुआ कि जो चेमागोइयाँ थीं, जो लग रहा था कि सब ऐसा ही होगा और एहतसाब पर किसी से भी रियायत नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में कार्रवाई की जा रही है और ISPR का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और आर्मी ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है। अब उनकी छानबीन होगी, कहाँ कहाँ उन्होंने खिलाफ वर्जी की, करप्शन की, क्या उनके ऊपर मामलात थे, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्या ये अच्छा महवर नहीं है कि इदारे अपने अफसरान का खुद एहतसाब करें और अगर कोई काली भेड़ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा फैसला आया कल, जिसमें 3 लीगी रहनुमाओं को फैसला उनके हक़ में दे दिया गया और वो मेंबर नेशनल असेंबली के बनने के अहल हो गए, जिस पे PTI के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 14 अगस्त भी सर पर है और 14 अगस्त पे क्या रात को जिस तरह उबाश लड़के निकलते हैं, फायरिंग करते हैं, शोर शराबा होता है, ट्रैफिक जैम होती है, कई अमवात होती हैं हवाई फायरिंग की जद में आकर, इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, कई बार आपने मुल्की सियासत सहाफ़त के लिए सही है, सज्जाद खोखर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने टाइम दिया। फ़ोन कॉल पर भी हमें शख्सियत ज्वाइन करेंगी, हम उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है और आगे ये एहतसाब का अमल कितना भारी होगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अजीज़ अवान साहब ने। आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एक्समेन सर्विस सोसाइटी के। खुश आमदीद कहेंगे सर अजीज़ अवान साहब। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अजीज़ अवान साहब, ये जो आज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, तो ये फैज़ हमीद साहब के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कैसे होगी, क्या इल्ज़ामात हैं उन पर कुछ बताएंगे? देखिए, ये कार्रवाई तो अब चूंकि उनको तवील में लिया गया है और उसके बाद ये तो जब उनके खिलाफ ट्रायल होगा तो उसके बाद ही कार्रवाई का सबको पता चलेगा कि उनको क्या सजा होती है। लेकिन ये बात तय है कि उनके खिलाफ इस तरह की चीजें मिल गई हैं कि जिसके ऊपर इंक्वायरी की जा सकती है, ऐसे सबूत आगे हैं कि जिसमें वो गिल्टी नजर आए हैं। और दूसरा मैं ये भी कहता चलूं कि ये हमारे जो सिपा सलार हैं, आप देखें कि अल्लाह के फजलो करम से वो इतने मजबूत फैसले कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और वो किसी दबाव में नहीं आ रहे और वो मुल्क को चलाना चाहते हैं, मुल्क के निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो कितना ही बासर ओहदे पे रहा हो, कितना ही बासर बंदा हो। इस मुल्क में अब उस बंदे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो कानून की वायलेशन करेगा, जो बंदा यहाँ पे अपने करेगा। तो मैं समझता हूँ ये एक पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि इतना बड़ा कदम उठाया है। तो हम सब जो है उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान एक्सर्विस सोसाइटी जो है उनके प्रेसिडेंट चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं है, जनरल कयूम, उनकी जगह पे वाइस एडमिरल अब्दुल अलीम साहब जो हैं वो कैंप का प्रेसिडेंट हैं। तो हम सब ने मिल के और वहाँ से जनरल साहब ने भी उनके इस इक़दाम की मुकम्मल तौर पे तारीफ भी की है और उनको हमारे का मुकम्मल तौर पे यकीन दहानी भी करवाई है कि इस तरह के मुल्की मफाद में जो भी फैसले होंगे पाकिस्तान एक्सर्विस सोसाइटी उनके साथ खड़ी हो। अच्छा, ये भी बताइएगा किसी मखसूस सियासी जत्थे के साथ भी आपका ताल्लुक रहा? नहीं, मेरा नहीं तल्लुक रहा। मेरा किसी भी मखसूस सियासी जत्थे के साथ कभी कोई तल्लुक नहीं रहा। नहीं, मैं जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ। जनरल फैज़ पे क्या ये भी कोई इन्वेस्टिगेशन कोई हुई है कि PTI या दीगर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी कोई उनके मरासिम रहे? देखिए, सियासी जमातों के साथ जो इस तरह की सीटों पे लोग रहते हैं उनके मरासम तो होते हैं और मैं समझता हूँ कि उनके भी मरासम थे एक सियासी जमात के साथ और उन्होंने उनको फायदा भी देने की बड़ी कोशिश की और अभी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये जो सियासी जत्था है अब वो भी इस बात का यकीन कर ले कि जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उससे पानी से लेके नीचे तक किसी को रियायत
मिलेगी। ये जो छाले मार रहे थे, जो अब उछल कूद कर रहे थे सोशल मीडिया पे, जो सिपा सलार को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, वो अब गौर से इस चीज को देख लें कि अब जिसने भी कोई जुर्म किया है, किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या ये समझा जाए कि ये शुरुआत हो चुकी है और अब बानी पीटिया और दीगर जो 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको भी सजा मिलने जा रही है बहुत जल्द? देखिए ये पहले से शुरू हुई है। बानी पीटिया अंदर है और उसके ऊपर 9 मई के बहुत सारे मुकदमात हैं, उनमें उनको सजा मिलनी है। वो कोई फैज अमीर की वजह से नहीं मिलनी, उनको अपने किए गुनाहों की वजह से मिलनी है। जो उन्होंने मुल्क में एक जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश की, उन्होंने फौज के खिलाफ बगावत कराने की कोशिश की, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बगावत कराने की कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान के फौजी इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की, उन्होंने कायद आज़म बानिया पाकिस्तान का घर जलाया। तो उस पर उन सबको सजा मिलेगी। और पाकिस्तान एक्ट सोसाइटी पहले दिन से हम इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहे हैं और हम ये कह भी रहे हैं, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 12 दफा रिक्वेस्ट की है। लेकिन एक मासूमाना सवाल है मेरा आखिरी, आपने तमाम चीजें गिनवा दी, रियली अप्रिशिएट, उनके तमाम जो जुर्म थे, जो उनके खिलाफ वर्जियां थी बता दी, लेकिन हमारे मौजिज बहुत सारे जजेस को लग रहा है कि वो सादिक और अमीन हैं और उन पर ये मनगढ़ंत इल्जामात हैं, तो फिर सजा तो उन्होंने देनी है ना सर? देखें, जजेस को भी सोचना होगा कि उनको भी अब मुल्की मफाद में फैसले करने होंगे। उनको अपनी जाती पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, उनको अदा का मसला नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, वो लोग कौन से पाकिस्तान हो सकते और एक उसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखें, जितने जो हमारे सिपा सलार हैं वो हम पूरी दुनिया को डराते हैं ना कि हमारा सिपा सलार इतना मजबूत है, अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो ये आपकी इंसान बचा देगा। दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा मुनसब है और ये मुल्क के अंदर इस तरह के फैसले कर रहा है कि अल्लाह का फजल है कि हमारी आवाम को सही इंसाफ मिल रहा है। अगर दोनों को ही हम खुद ही गालियां निकालनी शुरू कर दें, खुद ही बदनाम करना शुरू कर दें, तो क्या आप समझते हैं कि वो मुल्क कायम दायम रह सकता है? उस मुल्क को आप मजबूत कह सकते हैं? और वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्या उनको आप उस मुल्क का खैर ख्वाह कह सकते हैं या उनको मुहिब्बे वतन कह सकते हैं? क्या वो अपने आप को फिर भी कहें कि हम मुहिब्बे वतन है? तो क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये मुहिब्बे वतन है? हमारा देखें, हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी शौकत, हमारा मुहाफ़िज़ हमारे सिपा सलार हैं और उसके बाद हमारा सबसे जो आला मनसब है वो हमारी इज्जत है। हमने अगर उनकी इज्जत नहीं करनी तो हमें पाकिस्तानी होने का भी कोई हक हासिल नहीं है। सर मौजिज सर जी, अवैस अवान साहब मौजिज जज साहबान कह रहे हैं अगर हमारे फैसलों पर अमल ना हुआ तो फिर बात बिगड़ सकती है, तो वो कह रहे हैं हमें फैसलों पे अमल करवाना आता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कह रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनका इस तरह के सेमिनारों में आके ये बातें कहना ही कानून के मुताबिक है? क्या कानून इजाजत देता है कि वो इस तरह के जलसों में आके तकरीरें करें? क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी तकरीरें की हैं? और माजरत के साथ फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, आज मौजू को और है, फिर किसी वक्त इंटरव्यू कर लीजिएगा। ये जो कह रहे हैं ना, पहले इनकी इन्वेस्टिगेशन करके देख लें कि इन्होंने क्या क्या कुछ किया हुआ है, ये क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इनके पीछे क्या है। इनके भी जब कच्चे जत्थे आपके सामने आएंगे ना तो बड़े बड़े फिर इनको भी मुंह छुपाने पड़ेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अवान साहब। बड़ी सवालिया निशान अवान साहब छोड़ गए, इस पर भी नज़र-ए-सानी होगी फ्यूचर में। खोखर साहब, 14 अगस्त और फिर एहतसाब का अमल शुरू, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हमीद साहब से स्टार्ट हो गया, फैज़ हमीद साहब से, कैसा देखते हैं? अच्छा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों दरूद और सलाम हो। बात की जाए 14 अगस्त की तो 76 साल का पाकिस्तान हो चुका है, 76 ईयर्स का। हमने क्या खोया क्या पाया ये अलग कहानी है। और जो ये अगस्त आ रही है, 14 अगस्त आ रही है, हमें तमाम पाकिस्तान कौम को चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की जाए और 14 अगस्त एक नहायत ही पुरअमन तरीके से मनाई जाए। अगली बात जो एहतसाब की है जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब की,
तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। सॉरी खोखर साहब, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमें एसएसपी शैला कुरैशी ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे मैडम शो में। जी बहुत शुक्रिया। मैडम 14 अगस्त सर पर है और कितनी तैयारी है आपके महकमे की? कराची शहर में अक्सर 12 बजने से 5 मिनट पहले सही या 12 बजते ही फायरिंगें होती हैं, जानी माली नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए क्या तैयारी है? 14 अगस्त हर साल भरपूर जो है वो जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और अवामुन्नास से महकमा सिंध पुलिस की जानिब से हमेशा ये अपील की जाती है कि एरियल फायरिंग से गुरेज करें, सलेंसर निकालकर बाइक्स को चलाना, वन व्हीलिंग करना, इस तरह के, और समंदर के ऊपर बिलखुसूस सी व्यू के अतराफ में जो मन चले नौजवान वहाँ का रुख करते हैं, तो उस हवाले से 103 का भी नफाज किया गया है ताकि हादसाती तौर पर जो अमवात होती हैं और किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। अच्छा, अक्सर सीव्यू की सड़क ब्लॉक की जाती है और वो जो राइडर हजरात हैं जो साइलेंसर खोल के आते हैं उनको एक लिमिट में रोक दिया जाता है, आगे नहीं जाने दी। इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या आप सुन सकती हैं? क्या आपको आवाज आ रही है मैडम? मैंने ये कहा कि सीव्यू की अतराफ राइडर हजरात को रोक दिया जाता है, आगे जाने नहीं दिया जाता, उनके टायर से हवा निकाल दी जाती है ताकि वो शोर शराबा न कर सकें, तो इस बार भी कुछ ऐसा होगा? नौजवान हैं वो गैर अखलाकी हरकतों में मुलविस होते हैं, प्लस ये कि वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ, देखिए ये ऐसा मौका है, खुशी का मौका है और इस पर तमाम अशखास से यही अपील करते हैं कि तहजीब और तमद्दुन का मुजाहरा करें, बजाय इसके कि दूसरे लोगों को भी अपनी जात से नुकसान पहुंचाएं और खास तौर पर इससे इनको खुद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वन व्हीलिंग करने से बहुत सारे नौजवान रीढ़ की हड्डी के हादसे का शिकार हो जाते हैं और सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो जाते हैं, जो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए बोझ बन जाते हैं। तो इस दिन के हवाले से हम यही पैगाम देते हैं कि हवाई फायरिंग से भी गुरेज करें और वन व्हीलिंग और इस तरह के जो है गैर अखलाकी कामों से गुरेज करें ताकि एक खास तौर पर इस दिन को खुशी के साथ मनाया जा सके और एक डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जा सके। एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चूंकि कराची का शहर बड़ा है, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, तो इस 14 अगस्त खुशी के दिन में जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो दहशतगर्द तबका है, वो भी कहीं फायदा ना उठाए, उसके लिए कितनी तैयारी है? इस हवाले से अभी आज ही एडिशनल आईजी कराची ने मीटिंग की और वर्दी आईजीपी सिंध ने पैगाम दिया, उसके अंदर खास तौर पर ये मैसेज दिया है कि तमाम जो एसएसपीज हैं डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने इलाकों के अंदर कड़ी नजर रखें और ऐसे जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाए। और चूंकि खुशी का मौका होता है और लोग हवाई फायरिंग से गुरेज नहीं करते, जिसके लिए 324 में अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर और वो गोली हादसाती तौर पर किसी की जानलेवा साबित होती है और हर साल तकरीबन 90 या 100 के करीब वाकयात होते हैं जिसमें हवाई फायरिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, माइनर इंजरीज और मेजर इंजरीज के। तो उनको रोकने के लिए जब पिछले 2-3 सालों से सख्त तरीन इक़दाम किए गए तो ये वाकयात में तवातुर के साथ कमी वाक़ हुई और इसी ज़मीन में 324 का पर्चा करेंगे अगर किसी ने भी गैर अखलाकी हरकत की, हवाई फायरिंग की, अपने वेपन का नाजायज इस्तेमाल किया या शो ऑफ वेपन किया, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एसएसपी शैला कुरैशी। मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेशंस भी जारी हैं ताकि इलाकों की कॉमिंग ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, सर्विलेंस जारी रहेगी और इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से जो है वो 14 अगस्त मनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, शैला कुरैशी ने अपना मौक़िफ़ दिया। खोखर साहब, 14 अगस्त इस बार कैसी देख रहे हैं? इस बार भी मनचले निकलेंगे? मैडम का आपने मौक़िफ़ सुना कि हम फुल तैयारी के साथ हैं। मैडम बिल्कुल बजा फरमा रही थी, चूँकि काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है कराची पुलिस में कि 14 अगस्त में वाक़यात को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अप्रिशिएट करेंगे मैडम के इस बात पर और तैयारी पर, चूँकि कराची शहर जो है ये आपने 2.5 से 3 करोड़ का वो लगाया, मैं जो है ना 3 लाख करोड़ से ऊपर का लगाता हूँ कि इतना बड़ा शहर है और पुलिस जो है ये बेचारी बहुत सारी कोशिशें करती है, कोई भी गैर कानूनी काम होता है उसको रोकने की कोशिशें करती हैं। बीच में कुछ ऐसे डिफेंस में वाक़यात पेश आते हैं जो जिनको कहा जाता है कि बिगड़े हुए बच्चे,
बड़ों के जो है ना, बड़ों की औलादें हैं, तो वो अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि पुलिस वालों को भी रोनते हुए, टक्कर मारते हुए जो है ना 14 अगस्त के दिन पे नशे की हालत में वो चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर पुलिस मैं सोचता हूँ कि अच्छा कंट्रोल कर पाएगी और करना भी चाहिए। इससे पहले बात हो रही थी एहतसाब की, तो जो एहतसाब है ये तो हमारे बड़े सिपा सलार साहब ने शुरू कर दिया, साबिक डीजी को तहवील में भी लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा अदारा एहतसाब कर रहा है तो ये डीजी SBCA रशीद सोलंकी साहब अपने नीचे अफसरान का एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? भाई अगर आर्मी चीफ इतना बड़ा रिटायर ऑफिसर को तहवील में लेते हैं तो डीजी SBCA रशीद सोलंकी साहब ये अपने नीचे एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? दूसरी सिमत पे चले जाएं, डीजी है PSQCA तौफीक अब्बासी साहब, इनके नीचे काली बेड़ों का ब्रश लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। ये एहतसाब क्यों नहीं करते? क्या एहतसाब सिर्फ आर्मी में होगा? ये मेरा सवाल है ये आपसे। अच्छा, क्या ये एहतसाब आर्मी में ही होगा या दूसरे अदारों में भी होगा? सर शुरुआत है सर खोकर साहब, ये शुरुआत हो गई है। आपने अवान साहब का मौक़िफ़ नहीं सुना, उन्होंने कहा शुरुआत हो गई है। ये वो कुव्वतें, ये वो लोग सुन लें कि हमने स्टार्ट ले लिया है, झाड़ू सब पे फिरेगा। झाड़ू सब पे निशानदेही करना आपका मेरा फर्ज है भाई। अगर झाड़ू सब पे फिरता है फिर तो पाकिस्तान फले फूलेगा, है ना, फले फूलेगा। और हम तो पंजाब के अदारों को नहीं जानते। कुछ मौसूफ डीजीज का आप जिक्र कर रहे थे, फिरौन बने हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। मौक़िफ़ देने से जान जाती है यार, आपको निशानदेही करवाई जा रही है कि आपके मातहत अफसरान करप्शन में मुलविस हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप उनको मुअत्तल कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। आप नैब एंटी करप्शन को उनके खिलाफ सबूत दे रहे हैं, नहीं दे रहे? मेरे ख्याल में जो ये साहबान हैं डीजीज के ओहदों पर मनसब पर फायज हैं, इनके गिर्द चंद दिनों में नैब FIA घेरा तंग कर देगी, एंटी करप्शन घेरा तंग कर देगी। इनकी फाइलें बन चुकी हैं। ये बड़े एक खास जराए से बाखबर जराए से खबर मिली थी। इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जाल है आपका, आप भी फाइलें बड़ी बनाते हैं और तमाम इदारों तक आपकी रसाई है। किसकी फाइल है? तकरीबन 4 से 5 अदारे हैं जिनमें सरफरिस्त SBCA है, अच्छा, KDA है, ठीक है, PSQCA है। ये करप्शन की माएँ हैं, मदर से ये, और वाटर बोर्ड है। अच्छा, तो ये सरफरिस्त अदारे हैं सिंध के जो करप्शन में पाँव से लेकर सर तक घुसे हुए हैं। और इनके नीचे जो अफसरान हैं, इन डीजीज साहबान के नीचे, मेरे ख्याल में अगर एक इलाकाई अफसर का एहतसाब ये करवा लेना डीजी, 14 तबक रोशन हो जाए इनके, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक। PSQCA में एक ऑफिसर है, अगले प्रोग्राम में उनका नाम लेंगे। लंदन में नवाज शरीफ के पड़ोस में उसकी प्रॉपर्टी है। क्या कह रहे हैं? जब वो उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की थी PSQCA में, तो वो बाइक पे आया करते थे, मोटरसाइकिल पे आया करते थे। आज डिफेंस से लेके DHA से लेके अमेरिका लंदन तक उनकी प्रॉपर्टी है। तो भाई ये किस ओहदे पर फायज हैं वो? किस मैं जिक्र करूंगा, 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। अच्छा, मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, हरमीत सिंह ने भी ज्वाइन किया पंजाब से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खुशामदीद कहेंगे हरमीत सिंह साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। हरमीत साहब, ये किस तूफान और किस आंधी की आमद है ये जो आज फैसल वाडा से लेके बहुत सारे अकाबरीन स्टेटमेंट दे रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद साहब टॉप सिटी स्कैंडल में उनका कोर्ट मार्शल होगा, कुछ रोशनी डालेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया जी आपका। वैसे अगर हम देखा जाए तो फैसल वाडा के तज्जिए और वो जो इंकशाफ कर रहे थे, मेरे ख्याल में आजकल हमें जो सहाफत है इससे थोड़ी सी किनारी कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तहकीकात तो उसके पास होती है और जो इंकशाफात वो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सामने आ जाती है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ये केस और अचानक, क्योंकि जाहिर बात है ISPR की से जो खबर आती है तो हमेशा हर खबर उनकी बड़ी खबर होती है और फिर
टेलीविजन की स्क्रीन या अखबारों की जीनत वो बन जाती है। लेकिन यकीनन ये खबर जब आई तो इस वक्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक तहलका है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सिचुएशन है। लेकिन जाहिर बात है, इससे पहले आप देखिएगा कि जब चेयरमैन पीटीआई बानी यानी इमरान खान साहब का बयान आता है जेल से, और उसमें अगर आप देखें जिस तरीके से खान साहब ने जो बयान दिया था, इंतहाई वो यानी आप अगर उसको देखें तो उसमें भी वाज़ेह तौर पर कुछ ऐसी चीजें थी जो इशारा दे रही थी यानी एक गैर यकीनी सूरहाल की तरफ मजीद आगे बढ़ने को। तो यहाँ पे इस किस्म का मैसेज आ जाना तो इससे वाज़ेह होता है कि एक तरफ जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत आ रही है कि जेल में बहुत सारे मुज़ाकरात होने की बातें आ रही थी, मुलाकातें होने की बातें आ रही थी। अब मामला ये है कि दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें जिस तरीके से हम सख्ती दोनों तरफ से जो आ रही है, और एक तरफ इस किस्म का जो सरप्राइज अचानक आया है, मैं समझता हूं कि टॉप सिटी का जो केस था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था और उससे पहले भी सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत भी बना ये खबर जब से आई। लेकिन बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से यानी जो मामला इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का चल रहा है, पीटीआई का चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से झुकने को कोई तैयार नहीं। और मुल्क के जो मामला इस वक्त अगर सियासी मामला अगर आप देखें तो आप नून लीग के जितने बयानात हमारे सामने आ रहे हैं उसमें वही सख्ती हमें दिखाई दे रही है, वही गुस्सा दिखा रहे हैं, वही एग्रेशन हमें दिखाई दे रही है। जो आपको याद होगा जब रिजीम चेंज हो रहा था तब पीटीआई के जो मेंबरान थे, मिनिस्टर थे, उनके लहजे में थोड़ी बहुत सख्ती आ रही थी। तो अब जो चीजें हमें आ रही हैं दिखाई दे रही हैं, और फिर जो इस वक्त जो इंकशाफात हुए हैं, यानी इसमें भी कोई शक नहीं कि एक दौर था जब शेख रशीद साहब बड़े ही करीब समझे जाते थे पिंडी के। अब भी बहुत सारे बयान जब वो देते हैं तो बहुत सारी चीजें भी जो है ऐसा सामने आना शुरू हो जाती। तो एक तरफ वो बयान टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले जो बयान उन्होंने दिया, फिर अचानक फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी और उससे कबल जिस तरीके से अडयाला जेल से जो पैगाम आया, तो यकीनन ये मामला जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि मुल्क की जो मईशत है, मुल्क में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, कोई भी बैठने को तैयार नहीं लग रहा। और जब बात होती है, अभी जब मैं देख रहा था जो क्योंकि मैं खुद उस वक्त वहां पे मौजूद था अडयाला जेल के बाहर, तो जो खबरें हमारे पास आ रही थी, जो चीजें हमारे पास आ रही थी, उससे भी ये चीज वाज़ेह हो रही थी कि एक तरफ पीटीआई जो है वो या जेल में बैठे खान साहब जिस तरीके से पैगाम देते हैं उसमें भी एक तरफ सख्ती है, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट से सख्ती है। तो ऐसा लगता है कि जो इशारे दिए जाते हैं कि बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही है, लेकिन सामने जो चीजें आ रही हैं उसमें चीजें वाज़ेह हैं कि कुछ चीजों पर दोनों अग्री नहीं है और दोनों की रजामंदी ना होने की वजह से सिचुएशन इस तरफ क्रिएट हो रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा झटका है पीटीआई के लिए भी और नून लीग के लिए भी। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पीटीआई के लिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो इंकशाफात कर चुके हैं जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से, उससे भी वाज़ेह होता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन में किस तरीके से उनका एक हिस्सा था और हुकूमत गिराने में या बनाने में। लेकिन अगर ये चीज इसी तरह इसको रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है, तो मैं समझता हूं कि आगे जाके बहुत सारे मामले ऐसे खुलने वाले हैं जिससे अंदाजा होता है कि अब अगर हमने शुरुआत ले ली है कि भाई हमने सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब नहीं करना है, बल्कि आगे जाके जो रिटायर फौजी हैं उनका भी एहतसाब होगा। अरमीत एक मेरा सवाल ले ले अरमीत, इस पे ये एक जिस तरह आपने 2-3 पहलू दिखाए, क्या ये पहलू नहीं है इस पूरी जनरल फैज के बाद के बानी पीटीआई अब आपकी तरफ भी हम आएंगे, ये एहतसाब आपकी तरफ भी आएगा, 9 मई से लेकर दीगर मुकदमात में अब आपके गिर्द भी घेरा तंग होगा? एक तो ये, दूसरा जजेस का एक बड़ा किरदार है, जजेस को भी क्या ये साइलेंट मैसेज नहीं दिया गया? क्या आप सुन सकते हैं हरमीत साहब? क्या हरमीत साहब लाइन पर मौजूद है? मुमकिन है हरमीत सिंह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। खोखर साहब कंटिन्यू सर। तो ये जो हमारे डीजीज साहबान हैं, इनको अब ये चाहिए कि वक्त से पहले, अच्छा मैं रुकूंगा, क्या आप सुन सकते हैं हरमीत साहब?
क्या आप सुन सकते हैं हरमीत सिंह साहब? आवाज़ आ रही है आपको? राब्ता मुनक़ता हो गया। जी जी, कंटिन्यू करें खोखर साहब। तो ये जो हमारे डीजी साहबान हैं, इनको चाहिए वक्त से पहले एहतसाब शुरू कर दें। ये ना हो कि एहतसाब इनकी गर्दन तक पहुंच जाए और अनकरीब, जैसा कि दोस्तों ने भी फरमाया कि एहतसाब शुरू हो चुका है और हकीकत में वाकई में एहतसाब शुरू हो चुका है और ये एहतसाब अब रुकने वाला नहीं है। ये एहतसाब चलता रहेगा। तो इन साहबान को चाहिए, तासुर ये दिया जाता है डीजी बेचारे उनके हाथ में कुछ नहीं है, नीचे वाले लोग बड़े ताकतवर हैं। वो बात ठीक है, हैं ताकतवर नीचे वाले, लेकिन इनके हाथ में कलमदान है, इनके पास मनसब है। छोड़ दें, वरना आपसे नहीं मनसब होता है, नहीं होता तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और छोड़ दें, निशानदेही करें। हमें काम नहीं करने दिया, नहीं दिया जा रहा, हम मुस्ताफी हो रहे हैं, तो समझ आती है। जबरदस्त। अगर खामोश होकर बैठकर जो है ना ये अगर करते रहेंगे, ये मनसब पर जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे, कॉस्मेटिक कार्रवाइयाँ, तो मेरे ख्याल में ये कौम को मामू नहीं बना रहे, बल्कि जो है ना ये मेरे ख्याल में कौमी सलामती अदारों को मामू बना रहे हैं। तो भाई ये जो अदारे, इंसानी जानों का नुकसान जी, PSQ के उसकी जो डोमेन है 168 से 200 आइटम उनके उसमें है, डोमेन में है। सिंपल सा ये है कि कोई भी आइटम है वो अगर पैकिंग शुदा है, पैकिंग में है, तो वो इनके डोमेन में आता है। बताएं, बिस्किट्स, ऑयल, घी, कराची के इस कोने से लेके पंजाब तक, बताएं, या पूरे पाकिस्तान को ले लें, पूरे पाकिस्तान में आप प्राइवेट तौर पे। सर मैं सॉरी माजरत रोकूं, आगा खालिद हमें ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे आगा साहब। आगा साहब, क्या ये आज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब छाए हुए हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो गया है, क्या ये बानी PTI के लिए बड़ा मैसेज या ये उनको साइलेंट पैगाम है कि अब आप भी बहुत जल्द, ऐसा ही है? ये तो PTI को बहुत, PTI के लिए एक बड़ा वो वार्निंग है, और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं 9 मई में, तो उन सब के लिए कि अब ये तो बाकायदा बहुत सख्त किस्म का एक्शन शुरू हो गया है। और जो लोग बाज नहीं आ रहे थे और वो कर रहे थे, और इसमें हमारे वो इंसाफीन भी शामिल हैं जो इसकी आड़ में जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे थे और धड़ाधड़ इनकी जमानतें ले रहे थे, वो भी मुश्किलात में आ सकते हैं। क्योंकि बात ये है कि ये फौज जो है ना, उसने हतमी तौर पे ये तय कर लिया है कि भाई 9 मई के जो भी मुल्जिमान हैं, ये जो उसमें इन्वॉल्व थे या जिन्होंने बरगलाया था या जो उसके पीछे थे मनसूबा साज से, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब जनरल फैज हमीद साहब ने भी जो गलतियां की, वो बाज नहीं आ रहे थे, उनको बार बार समझाया गया, वो नहीं वो उसी अपनी जगह पे चल रहे थे, तो आखिरकार उनको भी हिरासत में ले लिया गया। अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नहीं, शरीयत आगा खालिद, अगर आगा साहब, चूंकि मेरा उससे ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है तो शरीयत मोहम्मदिया भी कहती है पहले घर से शुरुआत की जाए अच्छे काम की। तो ये अच्छे काम की शुरुआत घर से शुरू हो गई है, तो अब बाहर भी ये अच्छे काम होना शुरू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे और होने भी चाहिए। इसलिए कि ये देखे ना, जब ये वाकया हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई थी? आपको याद है ना, इंडिया को हुई थी। उनके आप चैनल उठाकर देखते तो वो कैसे बगल बजा रहे थे और कैसे खुश हो रहे थे, जनाब फौजी छावनियों पे हमले हो रहे हैं और जनाब शोहदा की यादगारों को मिसमार किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। ये देखने क्या हो रहा है, पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हो रहा है। और इमरान खान को वो सिराज तकीन पेश कर रहे थे जो उसने फौज के सामने ला के अवाम को खड़ा कर दिया, ये कर दिया। तो एक ऐसा मामला, ऐसे वाकया के जो लोग हैं उनको क्यों कर बख्शा जाना चाहिए? तो फिर अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि आप आगा साहब, पॉलिटिकल पार्टियां माजी में जाएं, अल जुल्फकार से लेके फिर MQM लंदन से लेके आज PTI, मतलब इस तरह लिमिटेशन नहीं है अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए। आप बहुत सारे सानेहात कर लेते हैं, आप बहुत सारे इक़दामात कर लेते हैं, तो फिर वो माफ़ी तलाफ़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा ही है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ लोग जो है ना इक़्तिदार के लिए अंधे हो जाते हैं। अब जो लोग बड़े बड़े वो समझ रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े इनकलाबी हो गए हैं और वो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब लाना चाहते हैं, जमहूरी इनकलाब, इंसाफ का इनकलाब। वो देख रहे हैं कि अब वो कहाँ पहुँच गए हैं और वो क्या कह रहे हैं, किस तरह माफिया मांग रहे हैं और किस तरह तरले मिलते कर रहे हैं कि मुझे माफ़ी मिल जाए। और मैं उन सबको फौज के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, पुलिस के हवाले, कानून के हवाले करने के लिए तैयार हूँ, जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में हिस्सा लिया या जो उसमें मुल्ज़िम थे या जिन्होंने भी उस वक्त कानून की खिलाफ वर्जी की। तो अब वो लोग कहाँ खड़े हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया? ये अभी आगे आगे और बहुत कुछ आप देखेंगे, अभी तो इब्तिदा हुई है। खान की ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, ये तो मुझे वो एक बड़े मिसाल दिया करते थे कि चोर को कहा जाए चोरी करे और मालिक को बोला जाए वो चोर आया है। मतलब खुद ही अपने लोगों को फंसवा दिया। बिल्कुल, अपने लोगों को फंसवा दिया और अपनी गर्दन बचाने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए उनको कह दिया कि जनाब आप जो है ना जो भी करेंगे वो सही है, मैं आपके साथ हूँ, आप इनको लटका दें, बस मुझे इक़्तिदार दे दें, मुझे माफ़ी दे दें। अब आपकी प्रोडिक्शन लास्ट में आपको आगे क्या नजर आ रहा है? बानी पीटीआई की रिहाई, जजेस पर बड़ा प्रेशर है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? ये हालात अभी खराब ही होंगे, कोई अच्छे नहीं होंगे। मतलब ये कि जाहिर है, ये आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे कोई मामला अच्छे हो जाएंगे। मामला तो बिगड़ भी सकते हैं और मामला खराब भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि जी कुछ अरसे के बाद जाके ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं इसके नतीजे में मामला बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान में जो है इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए कि जो इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं उनको यहाँ आइडियल माहौल फराहम हो और वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनको कोई खदशात ना हो, चीन भी यहाँ आके दोबारा काम शुरू कर दे। ऐसे हालात हो सकते हैं, लेकिन ये भी है इसके अपोजिट भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आगा खालिद साहब, आपके कीमती वक्त का। सीनियर सहाफ़ी ने हमें अपना मौक़िफ़ दिया और बात कर रहे थे हम कुछ डीजीज़ की, जिसमें सर फहरिस्त हैं डीजी PSQ तौफीक अब्बासी साहब। क्वालिटी स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किन किन अशिया को कौन कौन से हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कैसे किया जाए। तौफीक अब्बासी साहब, आपसे लास्ट 2 माह से रब्ता किया जा रहा है, आप उम्रे से वापस आ गए, एक मौक़िफ़ देने से आप गुरेज़ा हैं। निजी TV चैनल जर्नलिस्ट निशानदेही कर रहे हैं आपके महकमे के करप्ट अफसरान की, आपके महकमे के करप्शन की। कहीं आप उनके सहूलतकार तो नहीं? ये आपके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और ये प्रोग्राम चलते रहेंगे जब तक इदारे जाग नहीं जाते, जब तक आप नहीं जाग जाते, जब तक आप कार्रवाई नहीं करते। खोखर साहब, पुलिस क्या कहते हैं? पुलिस हमारी बेहतर हुई? काफ़ी बेहतर हो चुकी है कराची पुलिस, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बच्चे बिगड़े हुए हों तो वो सुधरने का नाम नहीं लेते। थाना जैक्सन को उठा के देख लें। अच्छा, 3 दर्जन से ज़ायद जराइम के अड्डे आबाद हैं वहाँ पर। तो कौन हाजी उसके SHO हैं मौसूफ वहाँ पे जिनको ये नज़र नहीं आता? वहाँ के SHO हाजी इसहाक साहब हैं। वो हैं भी हाजी? अच्छा, हाजी साहब क्या हो रही है? और ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में आता है। अच्छा। और SSP रिटायर कैप्टन फैजान साहब हैं, बड़े बेहतरीन ऑफिसर हैं, अच्छे अफसरान में शुमार किया जाता है उनको। चलो आप SSP साहब, ये आप तक आ गई बात, अब गालबन आप कार्रवाई करेंगे, कुछ भला होगा लोगों का। मैं इंशाल्लाह मुकम्मल निशानदही अभी से करता हूँ। अहमद उर्फ महबूब बडाला हाउस के अंदर बहुत बड़ा गुटके मावे का कारखाना है इसका। नंबर 2, कच्छीपाड़े में काशफ डान बड़े पैमाने पे गुटका मावा खुद तैयार कर रहा है, बड़ा कारखाना है। जुनेद पुलिस वाला 15 में इनकी पोस्टिंग थी, जुनेद की। इसका भाई समीर जदून ये KPT ग्राउंड के बिल मुकाबल बहुत बड़ा मंशियात का अड्डा चला रहा है। आगे चलते जाएं जी, बाबा सेंटर जूस पर माज का बहुत बड़ा मंशियात का अड्डा है। आगे जी, कंबेला चौक नज़द शरीफ क्लिनिक रोड
पर निसार का अड्डा है किसका? आइस और पाउडर का। बताएं। जिससे नस्लें तबाह हो चुकी हैं। आगे चलें जी। सुबहान अल्लाह मस्जिद के पास साजिद डाउन का मंशियात का अड्डा है। आगे चलें जी। बादशाह खान वाली पट्टी पर मखदूद अफगानी गोल्डन मावा तैयार कर रहा है और चंद दिनों से वहां पर कॉस्मेटिक कार्रवाइयां भी जारी हैं SHO की तरफ से। कहा गया था कि आप कोई भी हेरोइनची हमें दे दो FIR काटने के लिए, तो मतलब FIR हम दर्ज कर देंगे, आपको मफरूर कर देंगे। तो वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, वो कर दिया। आगे चलें जी। मुजीब साहब हैं, ये उमर खान रोड पर जुए सट्टे का अड्डा चला रहे हैं। ठीक है। आगे चलें जी। जहूर अशफाक कॉलोनी नजद रेलवे पटरी पर बहुत बड़ा जुए सट्टे का जो है ना वो सेटअप चला रहा है। आगे जी। PC गालिब और प्राइवेट बीटर वकार सरपरस्ती में ये पूरे जराइम के अड्डे चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो बीटर के तौर पर काम कर रहे हैं ये सिपाही गालिब है और प्राइवेट बीटर वकार है। ठीक है, मैं जी कंटिन्यू करें। और आगे जो KPT की जमीन पर प्लाटिंग की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, वहां पर यासर मोटा प्लाट वहां पर प्लाटों की भराई कर रहा है और पर प्लाट हर प्लाट पर SHO को 50,000 रुपए हाजी इसहाक साहब को देता है। जगह KPT की है। बताएं। जगह KPT की है। वहां पर कब्जा करने के लिए SHO जैक्सन 50,000 रुपए फी प्लाट का लैंड माफिया से, कब्जा माफिया से ले रहा है। SSP साहब, ये सब निशानदेहियां हो गई। ये जो काशिफ गुटके वाला है और महबूब गुटके वाला है, ये इनसे हफ्तावार जो है ना ये लाखों रुपए जो है ना पुलिस को, मुतलका पुलिस को जा रहे हैं। अगर टोटल तक ये वो लगाया जाए तो मेरे ख्याल में ये हफ्ता 25 लाख से जायद बनता है। थाना जैक्सन का जराइम पेशा अनासर के अड्डों से जो पैसा आता है ये 25 लाख से जायद हफ्ता वहां पर बटोरा जा रहा है मुतलका पुलिस, जैक्सन पुलिस। तो अगर इसी तरह जैसे जैक्सन ने जराइम में सरपरस्ती में नंबर लिया, अच्छी बात भी करनी चाहिए। थाना सिविल लाइन को देख लें, वहां पर SHO इंतहाई नफीस तबीयत के हैं। अमर रफीक नाम है उनका। ठीक है। उन्होंने हिजरत कॉलोनी में जो जराइम का गढ़ माना जाता था, सफाया किया। 18 साल से जो माफिया वहां पर जराइम कर दी थी उसका सफाया कर दिया उसने आते ही। तो एप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे थाने हैं जिन्होंने जराइम का खात्मा किया और टॉप 10 के जो थाने हैं, मैं थोड़ा सा ज़रा आगाह करता जाऊँ आपको। इनमें टॉप 10 के थानों में थाना जैक्सन आता है, डॉक्स आता है, मोचको आता है, ये आपका जिनकी अच्छी मतलब कमाई है, जिनकी अच्छी कमाई है। अच्छा, जहां पर थानेदारों को अच्छा पैसा मिलता है वो टॉप 10 में आता है। बताएं। उनका टेंडर भी खुलता है ना, तो वो बड़ा टेंडर खुलता है, थानेदार को बड़ा टेंडर भरना पड़ता है। उसके बाद वहां का मनसब मिलता है। मनसब मिलने के बाद फिर कमाई का जरिया जो है ना वो शुरू होता है, कमाई का सिस्टम शुरू होता है। 4-5 बीटर काम कर रहे होते हैं और बीटर जो है ना कुछ सरकारी होते हैं, कुछ गैर सरकारी होते हैं। तो थाना जैक्सन को तो पूरे जराइम पेशा अनासर ने वो यरगमाल बना रखा है। हल क्या? हल क्या, कैप्टन फैजान साहब ऊपर बैठे हुए हैं, वो कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। बड़े बेहतरीन SSP हैं, जबरदस्त। और मेरे ख्याल में वहाँ के अगर लोगों का जाके तासरात लिए जाएं, मौक़िफ़ लिया जाए तो वो फट पड़ेंगे। केमाड़ी के लोग फट पड़ेंगे। वो जराइम पेशा नासर से इतने तंग हैं, वो इतने तंग हैं कि वो जाके दरखास्तें देते हैं मगर दरखास्त देने वाले को बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और दूसरी बात, अच्छा, मेरे साथ कल एक जराइम पेशा नासर जो है ना वो, उसको मैंने बुलाया, हाल अहवाल का वहाँ का जो है ना वो साबका जो है ना वो जराइम पेशा था। तो उसने कहा कि मैं 3 साल के बाद यहाँ पर वापस आया हूँ कराची में। मैंने बोला क्यों? कहने लगा कि अगर यहाँ पर रहता हूँ तो पुलिस कहती है जराइम कर और हफ्ता दे, तो मैं यहाँ पर होता ही नहीं हूँ, मैं पेशावर जा चुका हूँ। तो अंदाज़ा कर लें कि अगर पुलिस शहरियों को जराइम करने पर आमादा करे, परेशान करे, तो वो बेचारे क्या करेंगे। अगर कोई जराइम करना छोड़ देता है तो पुलिस कहती है तू कर।
तो एसएसपी कैप्टन फैजान साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मेहरबानी फरमाकर थाना जैक्सन को करीब होकर देखें। यहाँ के हालात जो हैं वो बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो जैक्सन केमाड़ी है ये जराइम पेशा अनासर के हाथों में चला गया है। नोजने लगी हुई हैं आयल एरिया के अंदर डीजल पेट्रोल चोरी की, अंदाजा कर लें। ओहो, हफ्ता जा रहा है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तफसीली इस पर हम बात करेंगे। तफसीली बात करेंगे। इस उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।